हम जीवन भर कर्म करते हैं और इन कर्मों के प्रभाव से जन्मे कई अच्छे बुरे परिणामों तक पहुंचते हैं, जिनमें एक परिणाम है मृत्यु के बाद वे दो लोक जहां से आत्माएं नया शरीर धारण करती हैं। यानी अच्छे कर्म हाई स्पीड इंफॉर्मेशन ग्रुप यानी स्वर्ग, तो वहीं बुरे कर्म लो स्पीड इंफॉर्मेशन ग्रुप यानी नरक लेके जाएंगे। पर सवाल यह है कि ये कैसे तय होता है कि कौन से अच्छे कर्म हैं और कौन से बुरे? क्योंकि किसी भी अच्छाई या बुराई को हम हमेशा अपने अनुसार ही जज करते हैं, ना कि अच्छाई या बुराई करने वाले के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए दो व्यक्ति अपने अपने बच्चे के साथ एक छोटी सी नाव में हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि यह नाव ज़्यादा देर तक दो व्यक्तियों का वजन नहीं उठा पाएगी। यदि इनमें से किसी एक को जिंदा रहना है तो दूसरे व्यक्ति और उसके बच्चे को नाव छोड़नी होगी। स्थिति को भांप कर अगले ही पल दोनों ही एक दूसरे पर गन तान लेते हैं। इस सिचुएशन को देखकर लगता है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी और अपने बच्चे के जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब यदि इनमें से कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति और उसके बच्चे को गोली मारकर अपने बच्चे के साथ सुरक्षित चला जाए तो किसी दूसरे की नज़र में यह कृत्य बुरा कर्म कहलाएगा, क्योंकि वो चाहता तो शायद उसके बच्चे को बचा सकता था। लेकिन उसकी नज़र में उन परिस्थितियों में किया गया वह कृत्य एक अच्छा निर्णय था, क्योंकि उस नाव पर उसके खुद के बच्चे का वजन पहले से ही अतिरिक्त था और दूसरे बच्चे के वजन से स्थितियां वैसी ही बनी रहती जैसी उन दोनों व्यक्तियों के एक साथ होने पर थी, यानी वह नाव डूब जाती। लेकिन उसके इस कर्म का हमारे अनुसार अच्छे या बुरे कर्म के दृष्टिकोण के परे उसकी ऊर्जा या आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक अच्छा कर्म मानकर क्या उसकी गति बढ़ेगी जिससे उसे स्वर्ग मिले, या एक बुरे कर्म के रूप में गति घटेगी और नरक में जाएगी? कैसे हमारी ऊर्जा कर्मों को अच्छे या बुरे के तराजू में तोलती है, और कैसे एक अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति कठिनाइयों और बुराइयों को झेलता है तो दूसरी ओर बुराइयों में लिप्त व्यक्ति अपनी जीत के परचम लहराता है? आइए पता करते हैं। हम अक्सर अपने जीवन में एक चीज हमेशा महसूस करते हैं कि किसी भी चीज या वस्तु या इच्छा तक पहुंचने के लिए वक्त लगता है, और खासकर वो इच्छा जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। तो दूसरी तरफ वे परिणाम तुरंत ही पूरे हो जाते हैं जिन्हें हम पाना तो दूर, उन्हें अपने जीवन में देखना भी नहीं चाहते। जैसे एक नया महंगा मोबाइल खरीदने के लिए 1 साल का इंतजार हो सकता है, पर उसे टूटने या खोने में चंद सेकंड ही लगते हैं। यानी अच्छाई होने में समय तो बुरे होने में चंद सेकंड। माने या ना माने, इसका बेहद ही गहरा संबंध हमारे कर्मों और जन्म के समय हमें हमारे भाग्य के रूप में मिली उन अहम जानकारियों से होता है जो हमारी ऊर्जा या आत्मा के रूप में हमारी चेतना का निर्माण करती है। चलिए इसे समझने के लिए हम ताश के इन पत्तों से एक गेम खेलते हैं। इन 52 पत्तों के 4 अलग अलग सूट्स के चारों रैंक्स को बढ़ते हुए क्रम में नंबर दिए गए हैं। अब गेम कुछ इस प्रकार है। गेम के 3 लेवल हैं और पहले लेवल में हम सिर्फ पहले 13 नंबर यानी क्लब सूट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आएगा जिसे हम कहेंगे क्राउन। हमें इन 13 पत्तों में से उन 2 सबसे छोटे पत्तों का इस्तेमाल कर दिखाए गए क्राउन तक पहुंचना है जिसके नीचे के कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, क्राउन है 18, तो इस तक पहुंचने के लिए या तो हम किंग या 5 ऑफ क्लब को ऐड करें या क्वीन और 6 ऑफ क्लब को ऐड करें, लेकिन शर्त के अनुसार हमें छोटे पत्ते तलाशने हैं। तो इस केस में है 10 ऑफ क्लब और 8 ऑफ क्लब। आसान है ना? चलिए खेलते हैं। नेक्स्ट क्राउन है 7। इस क्राउन का सबसे छोटा कॉम्बिनेशन होगा 3 ऑफ क्लब और 4 ऑफ क्लब। नेक्स्ट क्राउन है 21। सबसे छोटा कॉम्बिनेशन 10 ऑफ क्लब और जैक ऑफ क्लब। चलिए अब अगले लेवल पर चलते हैं, जहां हमें 2 सूट्स के 2 सबसे छोटे अलग अलग कार्ड का प्रयोग करके दिखाए गए क्राउन तक पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर है 33, तो इसके सबसे छोटे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे पहले सूट से एस ऑफ क्लब और 2 ऑफ क्लब, और दूसरे सूट से एस ऑफ डायमंड और 2 ऑफ डायमंड।
नेक्स्ट नंबर है, इसका सबसे छोटा पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा पहले सूट से किंग एंड क्वीन ऑफ क्लब और दूसरे सूट से 4 एंड 5 ऑफ डायमंड। चलिए अब इस गेम को थोड़ा और टफ बनाते हैं। प्रत्येक सूट में से किन्हीं 2 सबसे छोटे पत्तों से दिखाए गए क्राउन तक पहुंचना है, यानी कुल 8 कार्डों का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल नंबर है 214, तो इसका सबसे छोटा पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा पहले सूट से किंग एंड क्वीन ऑफ क्लब, दूसरे सूट से 9 एंड 10 ऑफ डायमंड, तीसरे सूट से 5 एंड 6 ऑफ हार्ट्स और चौथे सूट से एस एंड 2 ऑफ स्पेड्स। अब ध्यान से देखिए और समझिए कि कैसे यह गेम हमारे कर्मों और हमारी ऊर्जा पर इन कर्मों से पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। यदि हम क्राउन्स को जीवन में होने वाली इच्छाएं मान लें, अलग अलग नंबर लिए इन सभी कार्ड्स को वो जानकारियां मान लें जो हमें हमारे जन्म के समय आई ऊर्जा के साथ हमारी चेतना का निर्माण करती है, और प्रत्येक क्राउन के लिए बनाए गए इन कार्डों के कॉम्बिनेशन को जीवन में किए जाने वाले कर्म और गेम के प्रत्येक लेवल को हमारी थ्योरी के अनुसार वे इंफॉर्मेशन ग्रुप मान लें, जिसमें हम अपनी इच्छा का पीछा करते हुए एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में प्रगति करते हैं, तो हमें जीवन में किए जाने वाले कर्म और उनसे मिलने वाले परिणामों का पूरा खेल की तस्वीर सामने नजर आने लगती है, जहां जीवन में हम अपने कर्मों के अनुसार हमारे पास मौजूद अलग अलग इंफॉर्मेशन के अलग अलग कॉम्बिनेशन तैयार कर अलग अलग परिणामों को जन्म देते हैं, और यह कर्मों का संपूर्ण खेल पूरा होता है। हमें मिली ऊर्जा के उस दूसरे भाग से जिसे कहते हैं सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, जहां मौजूद रहती हैं हजारों इंफॉर्मेशन जो मिलकर हमें जीवन में मिलने वाले परिणाम, सुख दुख, हमारी चेतना का निर्माण करती है। इस गेम में इन कार्ड्स को दिए गए नंबर के अनुसार प्रत्येक इंफॉर्मेशन की एक खास टाइम स्पीड होती है, जिसे उस इंफॉर्मेशन की इंटेंसिटी कहा जाता है। यह इंटेंसिटी दर्शाती है कि वह वर्तमान में किस प्रकार की दूसरी अन्य इंफॉर्मेशन को पहचान सकती है, या इसे अन्य शब्दों में कहें तो एक इंफॉर्मेशन खुद को मिली इंफॉर्मेशन के बराबर या उससे कम इंटेंसिटी लिए ही दूसरी अन्य इंफॉर्मेशन का ऑब्जर्वेशन कर सकती है। तो हम यह कह सकते हैं कि जितनी अधिक एक इंफॉर्मेशन की इंटेंसिटी होगी, वो उतनी ही अधिक और उच्च जानकारियों को पहचानने के काबिल होगी। हमने इसे आसान बनाने के लिए इन सभी इंफॉर्मेशन की इंटेंसिटी को 2 के मल्टीप्लाई में दर्शाया है। किसी के जन्म के समय कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन को छोड़कर लगभग सभी इंफॉर्मेशन सुप्त अवस्था में ही रहती हैं। जैसे जैसे वह जीवन में आगे बढ़ता है तो वर्ल्ड यानी उसके वर्तमान से आ रही जानकारियों को एब्जॉर्ब करता है। इस एब्जॉर्प्शन से मौजूद एनर्जी उसकी दूसरी अन्य इंफॉर्मेशन को चार्ज अप करती है, और फलस्वरूप वह जीवन में चीज़ों को पहचानने और अपना एक चरित्र तैयार करने लगता है। और जैसे जैसे हम जीवन में प्रगति करते हैं, हमारी दूसरी इंफॉर्मेशन भी चार्ज अप होने लगती हैं, और यह जरूरी भी है। जिस प्रकार इस गेम में किसी एक लेवल में किसी एक क्राउन तक पहुंचने के लिए उस लेवल से संबंधित सभी कार्ड्स का होना आवश्यक है, उसी प्रकार किसी परिणाम तक पहुंचने के लिए उससे संबंधित सभी जानकारियों को चार्ज अप होना जरूरी है। यदि ऐसा ना हो या उससे संबंधित कोई इंफॉर्मेशन मौजूद ही ना हो, तो आप उस परिणाम तक या तो पहुंच नहीं पाएंगे या पहुंचेंगे भी तो भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब मान के चलिए किसी परिणाम की कुल इंटेंसिटी है ये। इसे आप इस गेम में दिखाए गए क्राउन की तरह ही मान सकते हैं, यानी यह वह टारगेट है जिसे हासिल करने के लिए हमारे अंदर मौजूद चार्ज हो चुकी इंफॉर्मेशन को पहुंचना है। इसके लिए जिस प्रकार इस गेम में कार्डों के जोड़े तैयार किए, उसी प्रकार ये इंफॉर्मेशन अपनी इंटेंसिटी को चाहे गए परिणाम की इंटेंसिटी तक पहुंचाने के लिए आपस में सीधा संपर्क बनाती हैं, जिसे डायरेक्ट कनेक्शन कहते हैं। इससे इंटेंसिटी ऐड होती हुई उस परिणाम की इंटेंसिटी के बराबर पहुंचती है जिसे कोई व्यक्ति पाना चाहता था, और फलस्वरूप वह परिणाम अचानक एक दिन सामने आ जाता है। पर यहाँ अहम बात परिणाम को हासिल करने की नहीं, बल्कि एक ही इंफॉर्मेशन का 2 या 2 से अधिक इंफॉर्मेशन से कनेक्शन स्थापित करना है। जब भी ऐसा होता है तो वह इंफॉर्मेशन प्राइम इंफॉर्मेशन कहलाती है, और अपने प्रभाव से अपनी इंटेंसिटी को दूसरी इंफॉर्मेशन से शेयर करके मल्टीप्लाई करती हुई अपने जैसे ही परिणामों को जीवन में जन्म देती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि यह इंफॉर्मेशन लालच यानी ग्रीड को दर्शाती है,
तो दूसरी इंफॉर्मेशन से खुद को जोड़कर खुद की इंटेंसिटी को बढ़ाते हुए जीवन में एक के बाद एक लालच से जुड़े परिणामों को जन्म देगी। और फलस्वरूप इसी प्राइम इंफॉर्मेशन की वजह से किसी व्यक्ति का प्राइम कैरेक्टर डेवलप होता है। जैसा हम समाज में कहते भी हैं कि फलां तो एक लालची व्यक्ति है। तो दूसरी तरफ किसी व्यक्ति में यदि कोई अभौतिक यानी स्पिरिचुअल प्राइम इंफॉर्मेशन है, जैसे दया, प्रेम, क्षमा भावना, परोपकार, तो उस व्यक्ति का प्राइम कैरेक्टर इन क्वालिटीज की तरफ झुका होगा, जिससे वह व्यक्ति दयावान या परोपकारी कहलाएगा। और ऐसी एक नहीं बल्कि एक व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक प्राइम इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, जो एक पेड़ की तरह संपूर्ण सेकेंडरी इंफॉर्मेशन की सभी इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करके अपने प्रभाव से जीवन में कई सारे परिणामों को जन्म देती है, जिसमें कई अच्छे होते हैं तो कई बुरे। और इस प्रकार व्यक्ति का संपूर्ण चरित्र तैयार होता है। एक अच्छे व्यक्ति का अच्छा चरित्र तो बुरे का बुरा। हम इसी अच्छे और बुरे व्यक्तियों की ऊर्जा को आधार बनाकर कर्मों के अनुसार आए इन ऊर्जाओं में उस परिवर्तन तक पहुंचेंगे जो एक ऊर्जा को स्वर्ग पहुंचाती है तो दूसरी को नर्क। आपकी स्क्रीन के लेफ्ट में एक बुरे व्यक्ति की सेकेंडरी इंफॉर्मेशन की 3 प्रमुख प्राइम इंफॉर्मेशन को दिखाया गया है, जो लालच, छल और झूठ को दिखाती हैं। तो वहीं राइट में अच्छे व्यक्ति की, जो प्रेम, दया और परोपकार को दिखाती हैं। इंफॉर्मेशन के ऊपर लिखा यह नंबर दर्शाता है कि वह कितनी अन्य दूसरी इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड है, और यह नंबर उसकी कुल इंटेंसिटी दर्शाती है। अब मान के चलिए एक व्यक्ति 10 ग्राम सोने के साथ इन दोनों व्यक्तियों के पास आता है और गुजारिश करता है कि उसकी बेटी बहुत बीमार है, आप इस सोने को गिरवी रखकर कुछ पैसे दे दीजिए। जानकारी का एक ही सोर्स है, पर दोनों व्यक्तियों की ऊर्जा पर यह अलग अलग रूप से प्रभावित करेगी। बुरे व्यक्ति की ऊर्जा या ये इंफॉर्मेशन इसे लालच, छल और झूठ के रूप में प्रोसेस करेगी, जिससे मिला जुला परिणाम उसके जीवन में जन्म लेगा। यानी कि वह कहेगा कि इस सोने में मिलावट है और तुम्हें मात्र 6 ग्राम सोने के बराबर ही पैसा मिलेगा, जबकि ब्याज पूरे 10 ग्राम सोने के बराबर ली जाएगी। तो दूसरी तरफ एक अच्छे व्यक्ति की ऊर्जा इसे प्रेम, दया और परोपकार के रूप में प्रोसेस करेगी, जिससे मिला जुला परिणाम उसके जीवन में जन्म लेगा। यानी कि वह व्यक्ति उसे पूरे 10 ग्राम के सोने की कीमत देगा और साथ ही साथ एक निश्चित समय तक बिना ब्याज के पैसे लौटाने का विकल्प भी। इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में जन्मे इन परिणामों में एक खास अंतर है। यानी कि बुरे व्यक्ति को मिलने वाला परिणाम भौतिक है, यानी वह पैसा कमाएगा, समाज में अपना वर्चस्व बढ़ाएगा। तो वहीं एक अच्छे व्यक्ति को मिलने वाला परिणाम अभौतिक होगा, यानी किसी की मदद और परोपकार की भावना उसे खुद के अंदर बहती ऊर्जा के और करीब ले जाएगा। उसे समाज में नहीं बल्कि खुद में आनंद मिलेगा। परंतु तब क्या होगा जब यही उधार लेने वाला व्यक्ति छल करे? क्या हो यदि वह सोना में 6 ग्राम ही हो और उसके द्वारा बताई गई कहानी एक कोरी कल्पना हो? बुरे व्यक्ति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने तो पहले से ही छल किया हुआ है। परंतु एक अच्छे व्यक्ति को इससे कष्ट होगा, क्योंकि उसके पास वे इंफॉर्मेशन नहीं थी जो ऐसे परिणामों को होने से रोक सके या बचा सके। और इसी कारण अच्छे व्यक्ति के साथ हमेशा बुरा होता है, उसे पग पग पे कष्ट मिलते हैं। तो क्या हमें अच्छे कर्मों पर यकीन नहीं करना चाहिए? चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए इन कर्मों का इन दोनों की ऊर्जा में आए बदलावों पर नजर डालते हैं। किसी भी परिणाम को सफलतापूर्वक अपने हक में हासिल करने के लिए जरूरी है कि उस परिणाम में मौजूद एनर्जी की इंटेंसिटी संबंधित इंफॉर्मेशन से जुड़ी सभी जानकारियों को सेटिस्फाई कर पाए, यानी इन सभी इंफॉर्मेशन की कुल इंटेंसिटी के बराबर ही हो, जैसा इस बुरे व्यक्ति के रूप में हुआ। आती एनर्जी की इंटेंसिटी ने उसके पास मौजूद इंफॉर्मेशन को पूरी तरह संतुष्ट किया, जिससे होने वाला परिणाम पूरी तरह उसके हक में गया। और यदि यह आती हुई एनर्जी की इंटेंसिटी कम हुई तो वह परिणाम हासिल तो होगा, परंतु कुछ कमियां बाकी रह जाएंगी, जैसा उस भले और अच्छे व्यक्ति के साथ हुआ। यानी उसे परोपकार और दया का सुख तो मिला, परंतु इसके साथ साथ ठगे जाने और धोखे का एहसास भी। और यदि इंटेंसिटी ज़्यादा हुई तो यह आती हुई एनर्जी कुछ इंफॉर्मेशन को सुपरचार्ज करके ब्रेक कर देगी, जिससे होने वाला परिणाम कुछ नकारात्मक परिणाम भी साथ लेकर आएगा। जब भी कोई ऊर्जा इंफॉर्मेशन के किसी सेट को पूरी तरह संतुष्ट करती है तो उस सेट की सभी इंफॉर्मेशन की गति यानी इंटेंसिटी बढ़ती है।
और फलस्वरूप एक स्पिन साइकिल के पूरा होने पर जब एक क्लिपिंग आज़ाद होगी तो इस बढ़ी हुई गति के कारण हाई स्पीड इंफॉर्मेशन ग्रुप में पहुंचेगी। तो वहीं आंशिक रूप से संतुष्ट इंफॉर्मेशन से निकली क्लिपिंग लो स्पीड इंफॉर्मेशन ग्रुप में। पर क्लिपिंग तो महज संपूर्ण जीवन का एक आंशिक अंतराल दिखाती है। जैसे जैसे समय गुजरता है, बुरा व्यक्ति एक के बाद एक जीत से आखिरकार एक ऐसे परिणाम से टकराता है जिसकी इंटेंसिटी उसकी बहुत सी इंफॉर्मेशन को तोड़ देती है, जिससे कई नकारात्मक परिणाम उसकी ओर अचानक आकर्षित हो उठते हैं और अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है। और अंत में जब उसकी आखिरी क्लिपिंग उसकी चेतना की छवि को लिए आज़ाद होगी तो उसे सिर्फ लो स्पीड इंफॉर्मेशन ग्रुप में ही जगह मिलती है, यानी नर्क। लेकिन दूसरी तरफ हमारे इस भले व्यक्ति और इस व्यक्ति की तरह अच्छे व्यक्तियों की ऊर्जा ऐसी नई इंफॉर्मेशन डेवलप करके उससे कनेक्शन जोड़ती है जो उसे अभौतिक परिणामों की ओर लगातार आगे बढ़ाती हुई कई भौतिक परिणामों जैसे छल, कपट, धोखे से भी बचाती जाती है, जिससे समय के साथ वह व्यक्ति और ताकतवर होता जाता है और अंत में जब अंतिम क्लिपिंग शरीर छोड़ती है तो अपनी उच्च गति लिए इंफॉर्मेशन के कारण हाई स्पीड इंफॉर्मेशन ग्रुप में पहुंचती है, यानी स्वर्ग। तो हम यहाँ एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर मोमेंट पर किसी होने वाले या हो चुके परिणाम की एनर्जी यदि संबंधित इंफॉर्मेशन सेट को सेटिस्फाई करती है तो वह निश्चित रूप से हाई स्पीड इंफॉर्मेशन ग्रुप में पहुंचेगी, और यदि नहीं तो लो स्पीड इंफॉर्मेशन ग्रुप में। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर्म बुरा है या अच्छा। पर हाँ, ये ज़रूर है, एक लंबे जीवन काल में कर्मों से जन्मे अलग अलग परिणाम प्रत्येक व्यक्ति को उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाता है। यानी बुरे को अंततः बुराई मारती है और अच्छे को एक खूबसूरत लंबे जीवन काल की संतुष्टि भरी यादें अपने साथ ले जाती है। यानी कि सभी कर्मों का हिसाब इसी जीवन में होता है। मृत्यु के बाद तो महज कर्मों से जन्मे प्रभाव अगले जन्म तक पहुंचते हैं। पर स्वर्ग और नर्क तो कर्मों की कहानी का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है, आत्मा के रहस्य में डूबे सफर का। हमारे इस छोटे से टाइम सर्कल में ऊर्जाएं अपनी अपनी टाइम स्पीड के अनुसार हाई और लो स्पीड इंफॉर्मेशन ग्रुप में पहुंचकर फिर से पृथ्वी पर ही जन्म लेती हैं, एक नई कहानी लेकर। यानी वे जन्म दर जन्म एक ही टाइम सर्कल में आती हैं, जाती हैं और फिर आती हैं, और यह क्रम सदियों से ऐसा ही रहा है। भौतिक परिणामों के पीछे सब भागते हैं, जबकि वास्तविकता तो यह है कि दुनिया का एक ताकतवर सम्राट भी अपनी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन की महज 10 से 15% इंफॉर्मेशन का ही इस्तेमाल करता है, क्योंकि भौतिक संसार सीमित है, परंतु अभौतिक संसार अगाध्य है, अथाह है। हमारी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में ऐसी कई जानकारियां हैं जो सनातन काल से हमारे साथ हैं, जो अभौतिक दुनिया के कई गहरे दफन रहस्यों की कुंजी है। पर क्योंकि हम भौतिक संसार में इस कदर खोए हैं, हम कभी भी इनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। हमें कोई जानकारी नहीं कि हमारी ऊर्जा के पीछे क्या है। हमें नहीं पता हमारे इस वक्त के परे कितने ही दूसरे टाइम सर्कल हैं जहां एक अलग ही अलौकिक जीवन हो। क्या हो यदि समय के द्वारा रचे इन सभी आयामों में हमारी ऊर्जा अपने कर्मों और इन कर्मों से बनी गति के अनुसार एक आयाम से दूसरे आयाम में आती जाती हो, जिसकी गति जितनी ज़्यादा वो उतने ही बड़े टाइम सर्कल का हिस्सा, और जिसकी जितनी कम वो उतने ही छोटे टाइम सर्कल का हिस्सा, जहां सब कर्मों का खेल चलता है। पर क्या है इन समय के द्वारा रचे ऊर्जा के इन सभी कर्म भूमि यानी आयामों के परे? वह केंद्र, वह दिव्यता, वह उद्गम जहां से समस्त ब्रह्मांड का प्रत्येक कण मात्र जीवन जुड़ा है, जो अपने ही कर्मों के बंधन में उलझकर बार बार एक छोटे से घेरे में जन्मता रहता है, फिर से लड़ने के लिए, यह भूल कर कि यह भौतिक जगत तो महज मिथ्या है, एक भ्रमजाल है, जिसके परे ऊर्जा का एक अभौतिक संसार कई रहस्यों से भरा हुआ है, जिसका परम लक्ष्य है सभी कर्म भूमियों से पार पाकर उस दिव्यता में विलीन हो जाना, जिसे कहते हैं मोक्ष यानी लिबरेशन। पर कैसे मुमकिन होगा यह सफ़र? जानने के लिए देखते रहिए आत्मा का परमात्मा तक का सफ़र।